हेलो, मैं राजन आपका स्वागत एनसीईआरटी अधिकारी एकेडमी में करता हूं। आज हम भूगोल के बारे में बात करेंगे कि भूगोल किस तरह से पढ़ा जाए और भूगोल में खासकर हम भारतीय भूगोल की बात करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन जो संभावित रहती हैं आने वाली जो परीक्षाएं होती हैं खासकर किसी भी एग्जाम्स को लेकर, और मुख्यतः हम चूंकि बात करने वाले हैं यूपीपीएससी और आरओ के लेकर, लेकिन अन्य परीक्षाओं में भी इंडियन ज्योग्राफी के वेटेज ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और किन किन चैप्टरों को देखें कि वहाँ से हमारा काम बन जाए। तो आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या और किस तरह से हमको भूगोल को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर 1, हमने पहले बताया कि आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। तो भारत के भूगोल के हमने देखा कि यूपीपीसीएस में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। और चूंकि जिस स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो किया जा रहा है तो कम से कम यहाँ से 20 क्वेश्चंस में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं, जिससे आपको परेशान होने की संभावना नहीं है। अगली बात है आरओ, जो अभी 2023 में फॉर्म फिलअप हो रहा है, 2024 में होने वाला है। उस आरओ की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चंस कम से कम इंडियन भूगोल से यानी इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसको कैसे पढ़ें और कैसे समझें, तो उस बात को लेकर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की। इंट्रो में जैसे ही हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हमको इंट्रो में देखना होता है कि भारत का क्या क्षेत्र है। भारत के क्षेत्र के बारे में हम देखते रहते हैं कि भारत के क्षेत्र में कि भारत का क्षेत्र कितना बड़ा है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। उसके अलावा भारत से होने वाली जो कर्क रेखा या मकर रेखा जो भी होती है वह कैसे होती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है, कौन कौन से राज्य उसके पास में है, कौन कौन से राज्य उससे दूर में है, इन सब के बारे में देखेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह मानक समय है, अर्थात भारत के बीचों बीच से जो मानक समय जाता है वह कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, उसे सटे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसके परिचय को देख लिया। और अगली पॉइंट्स की बात करें तो भारत के सीमावर्ती देश तथा उनकी दूरियां, अर्थात हमारे भारत से बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी सीमावर्ती स्थितियां सटी हुई हैं खासकर भारत से। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जली हैं या स्थली हैं, उनकी कितनी दूरियां हैं जो भारत से हैं, और कौन कौन से राज्य से होकर जाते हैं, यानी कौन कौन से राज्य से सटे हुए, इन सब के बारे में हम लोग इस पूरे पॉइंट्स में देखेंगे। अगली पॉइंट्स क्या है कि भौतिक भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल को हमने कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे नंबर 1 कि हम देखेंगे कितने पर्वत हैं, उन पर्वतों के बारे में देख लेंगे और पर्वतों से रिलेटेड जो ट्रिक्स होंगे ट्रिक्स को भी देखेंगे जिससे आसानी से याद हो सके। ठीक है, उसके बाद पहाड़ की बात या हिल्स की बात हो गई कि कौन कौन से पहाड़ भारत में और जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ऊंची चोटियाँ अर्थात पिक्स, यानी कौन कौन से पर्वत उनकी ऊंची चोटियाँ, से कंचनजंगा होगा, मकालू हो गया, धौलावीरा हो गया, ये जो ऊंची चोटियाँ होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम में बताइए कौन ऊंची है कौन नीची है, कौन कौन श्रेणी क्रम में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। वैली एंड पासेस अर्थात घाटी एवं दर्रा, यानी कौन कौन सी घाटियाँ, अर्थात भारत में कौन कौन सी घाटियाँ हैं और कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस किस देश से सटे होते हैं, कौन कौन से देश से इनका निकास होता रहता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगली पूछे थे कि प्लेटू अर्थात पठार, भारत में कौन कौन से पठार है, खासकर दक्षिण के भारत में हम चलेंगे तो वहाँ पर पठार को लेकर, या पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे तो वहाँ पठार को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किस पठार का नाम किस राज्य से संबंधित है और कौन पठार कहाँ पर व्यवस्थित है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होगा और कौन कौन से ट्रिक्स के माध्यम से इस पठार को हम याद करें। इसके बाद है तटवर्ती क्षेत्र, यानी भारत के सटे हुए जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, यानी पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, तो उन क्षेत्रों को लेकर भी हम बात करेंगे किस तटवर्ती क्षेत्र में उसका क्या क्या नाम है और कैसे कैसे वहां से क्वेश्चंस आते हैं। अतिरिक्त भारत से सटे जितने भी द्वीप हैं, भारत के अंदर जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार हो गया, मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से द्वीप हैं, कैसे कैसे हैं, उनके बारे में जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे जो भारत के अंतर्गत है। साथ ही भारत में राज्य तथा उनके क्षेत्र, अर्थात भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्य में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, साथ ही वह किन किन राज्यों से सटा हुआ, किन किन देशों से सटा हुआ, इन सब के बारे में डिटेल हम देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं। अगली है जनजातीय क्षेत्र, अर्थात भारत में बहुत सी जनजातियां हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी जनजातियां किस राज्य से संबंधित है, कैसे हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। प्रीवियस के 30 साल को हमने देखा और 30 साल के माध्यम से हमने ये बात जज की है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उस माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगली बात है भाषा, यानी भाषा से भी क्वेश्चन एक या दो आ जाते हैं। तो भारत में बहुत सी भाषाएं, चूंकि हमने देखा भी कि भारत अनेकता में एकता है,
यानी विविधताओं वाला देश भारत है, अर्थात इसमें भाषाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब भाषाएं बहुत ज़्यादा होंगी तो उन भाषाओं का कुछ महत्व भी तो होगा, और जब महत्व होगा तो किस तरह से उस भाषाओं को हम देखेंगे, उनके माध्यम से हम यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। अगला है ड्रेनेज सिस्टम, अर्थात जल निकासी व्यवस्था कैसे भारत में है, कौन कौन सी जल निकासी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, क्योंकि हमारे देश नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जल निकासी को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे भारत देश के अंदर जो जल निकासी की या ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, खासकर नदियों के माध्यम से, जय अन्य प्रवाह तंत्र के माध्यम से, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला है झरना या झील, अर्थात वाटरफॉल्स एंड लेक्स। इनसे रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से लेक्स या कौन से जो फॉल्स कहाँ गिरते हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं भारत में, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जैसे कौन मीठे पानी की झील है, कौन खारे पानी की झील है, कौन सी झरना कहाँ पर अवस्थित है, कौन सी झील कहाँ स्थित है, चूंकि ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। अगली बातें हैं मानसून। मानसून से भी लगभग एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि एक गर्मी का मानसून हो गया, एक ठंडी का मानसून हो गया, तो कहाँ से गर्मी का मानसून, कहाँ से ठंडी का मानसून होता है, कब बरसात स्टार्ट होता है और कहाँ पर कितने तारीख को पहुँचता है, ये सब बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी हम इस बात को देखेंगे। अतिरिक्त है आपदा प्रबंधन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से जहाँ तक उम्मीद है कि एक या दो क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जैसे अभी भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये जितने भी डिजास्टर्स होते रहते हैं, खासकर बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन, अभी तूफान उठ जाता है तो क्यों उठ जाता है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से तूफान की इंपॉर्टेंस होती है, तूफान उठता क्यों है, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मिट्टी। लगभग पिछले 1-2-3 साल से देखा जा रहा है कि लगातार मिट्टी से क्वेश्चन, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि कौन सी मिट्टी है, कैसे है, तो मिट्टी के क्या प्रकार है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अतिरिक्त की बातें कि जंगल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जंगल से भी है कि कौन कौन से जंगल कहाँ कहाँ कितने कौन से जंगल किस प्रकार में आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस तरह से यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहरें, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर व्यवस्था को ज़्यादा प्रोग्रेसिव किया जा रहा है, तो यहाँ पर नहरों की सिंचाई की व्यवस्था को देखकर भी कौन कौन सी नहरें कहाँ पर है, कितनी बड़ी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनका अवक्षेप कितना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ कृषि को सपोर्ट करती रहती है। इस तरह से इनकी बात को हम लोग देखेंगे। अतिरिक्त है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जा रहा है इस पूरे पॉइंट्स में, तो बांध एवं परियोजनाएं, अर्थात यहाँ पर ड्रेन एंड प्रोजेक्ट्स की बात है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि कहीं न कहीं यहाँ से आता ही आता है। इस तरह से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगली खनिज संसाधन, अर्थात मिनरल एंड रिसोर्सेज, यानी कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनसे क्या क्या उत्पाद, यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाविधि होती रहती है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इन कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे लिंक रोड जोड़ता रहता है, तो उनसे भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की बात। अगली बात है उद्योग से भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कृषि की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कृषि से रिलेटेड कहीं कहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। और अगला है पर्यटन से भी लगभग वर्तमान में पर्यटन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, या कहीं कहीं साउथ की बात हो गई कि पर्यटन की स्थिति को सुधारा जा रहा है, तो इसलिए पर्यटन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने देखा कि ओवरऑल भारत के भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, लगभग 35 से 40 या 42 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनके माध्यम से हम लोग देखेंगे। बाकी इतना ही, अगर गलती से अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं या नहीं कुछ करते हैं, लेकिन अगर इतना ही अगर आप चैप्टर के माध्यम से अपनी पढ़ाई भी करते हैं तो भी कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको भूगोल नहीं पढ़ना है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी लगभग 7 से 8 साल से मैं यूपीएससी के लिए लगा हूँ, 2 बार मैं मेंस दिया हूँ। तो एक तरह से ये लगता है कि कहीं न कहीं ये व्यवस्थाएँ ठीक ठाक हैं और इससे ज़्यादा ओवरऑल आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसलिए इन पूरे पॉइंट्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी इन्हीं के माध्यम से अपने क्लास शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे। और आज तक इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे भूगोल को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।